छात्रों, इससे पहले हम पाठ 6 प्रदेश की जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर चुके, स्वाध्याय हो गया था और उससे संबंधित मैं आपको गूगल फॉर्म भी भेज रहा हूँ। उसको आपने करना और उसके बाद उसको सबमिट करके आपको आपका स्कोर उसमें पता लग जाएगा। आज हम पाठ 7 मृदा यानी मिट्टी। अगर हम देखें तो थोड़ा पहले का आप ध्यान करें, इससे पहले आपने पढ़ा है कि मृदा में कौन कौन से विविध घटक होते हैं, मृदा की निर्मित के लिए अजैविक घटक कहाँ से आते हैं, मृदा में पाई जाने वाली जो विविधता है वो किन घटकों पर आधारित होती है। उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर मृदा से संबंधित कुछ जानकारी तथा विशेषताएं ध्यान में अवश्य आपके आई होंगी। अब हम मृदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा की निर्मित में मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे घटकों का विचार करना पड़ता है। इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा मृदा की निर्मित होती है। यानी मृदा जो निर्मित होती है, जो उसकी रचना होती है, उसका निर्माण होता है या जो बनती है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, वो सब इन घटकों पर आधारित रहती हैं। अब मृदा की निर्मित के लिए आवश्यक घटक। मूल चट्टान। मृदा के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक प्रदेश क्षेत्र की मूल चट्टान होती है। प्रदेश की जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपर्दन होता है। अपर्दन यानी उनका क्षरण होता है। परिणाम स्वरूप मूल चट्टानों का चूर्ण होकर उससे मृदा की निर्मित होती है। जैसे महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की मूल चट्टान बेसाल्ट के अपर्दन से काली मिट्टी की निर्मित होती है। इस मिट्टी को रेगुर की मृदा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट व नीस इन मूल चट्टानों से लाल मृदा की निर्मित होती है। यानी जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जहाँ जैसी मूल चट्टानें हैं, उन्हीं मूल चट्टानों के आधार पर उसी के अनुरूप या मुताबिक या उसी के अनुसार वहाँ की मिट्टी जो है बनती है। प्रादेशिक जलवायु। मृदा की निर्मित को प्रभावित करने वाला ये महत्वपूर्ण घटक है। मूल चट्टान का अपर्दन होना मृदा की निर्मित का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान यानी पहली उसकी सीढ़ी है, पैरी है। प्रदेश की जलवायु पर अपर्दन की प्रक्रिया निर्भर करती है। प्रदेश की जलवायु अपर्दन की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। एक ही मूल चट्टान से विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मित जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण होती है। जैसे सह्याद्री के पश्चिम भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में निच्छालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है। मृदा का यह प्रकार दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु से निर्मित रेगुर मृदा से अलग है। जो रेगुर मृदा है वो जो है वो कैसी रहती है, वहाँ पर जो है वो काली मिट्टी रहती है और ये जो है लाल होती है। जैविक घटक। चट्टानों का अपर्दन होकर उसका चूर्ण बनता है, परंतु वो चूर्ण मृदा नहीं होता है। मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा जैविक पदार्थों का घुल मिल जाना भी आवश्यक होता है। प्रदेश की वनस्पतियों व प्राणियों के होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। वनस्पतियों की जड़ें, खर पात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं। उनका विविध जीवों द्वारा भी विघटन होता है, जैसे केंचुए, सहस्त्रपात, पैसा कीड़ा, दीमक, कनखजूरा, चींटियाँ आदि। ऐसे विघटित हुए जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो मृदा उपजाऊ होती है। यानी मृदा में जितनी ह्यूमस की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी, मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होती है। अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप इन दिनों में केंचुआ खाद निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। केंचुआ खाद अथवा कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया समझ लो। खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ समयावधि लगती है एवं उसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे गीला कचरा, जल, उष्णता आदि। इनके द्वारा जो है उसका निर्माण होता है। समयावधि। मृदा निर्मित एक प्राकृतिक क्रिया है। इस प्रक्रिया में मूल चट्टान का अपर्दन, जलवायु एवं जैविक घटकों का समावेश होता है। ये प्रक्रिया मंद गति से चलती है। इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2.5 सेंटीमीटर की परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। आप एक सहज इससे अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि मिट्टी की जो ये निर्माण प्रक्रिया है वो कितनी मंद धीमी गति से चलती है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी समय लगता है। जो उच्च गुणवत्ता की मृदा है उसकी अगर 2.5 सेंटीमीटर की परत देखें तो उसको बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अतः मृदा अनमोल होती है, ये ध्यान में रखो। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। उसकी तुलना में कम तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मित प्रक्रिया में समयावधि अधिक लगती है। यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और तापमान अधिक होता है, वहाँ पर मृदा की निर्मित की जो प्रक्रिया है वो जो है तीव्र गति से होती है।
प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है। इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। आज हम देखें तो मनुष्य अधिक उपज या अधिक पैदावार के लिए जो रासायनिक खादों का जो है प्रयोग करता है, और उन रासायनिक खादों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप क्या है, जो मृदा की उर्वरता है, उसका उपजाऊपन जो है वो जो है कम हो जाता है। अब इसके बाद निम्न भौगोलिक स्पष्टीकरण देखें। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में महत्वपूर्ण घटक अर्थात वनस्पति है। इन वनस्पतियों की निर्मित वृद्धि एवं वनस्पति के आधार के रूप में मृदा का अनन्य साधारण महत्व है। जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा होती है वहाँ वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में समृद्ध होता है। जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश, जिस प्रदेश में उपजाऊ मृदा नहीं होती वहाँ वनस्पति सृष्टि का अभाव पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ मृदा की कमी होती है वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ पर मृदा उपजाऊ है वहाँ पर वनस्पतियों का जीवन समृद्ध होता है। जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश, जहाँ मृदा नहीं होती वहाँ वनस्पतियों सृष्टि का अभाव पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश। और जहाँ मृदा की कमी होती है वहाँ वनस्पतियों का सर्वथा जो है अभाव होता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश। केवल उचित जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश के होने से ही वनस्पति में वृद्धि नहीं होती, इसके लिए उपजाऊ मृदा भी महत्वपूर्ण होती है। यानी सिर्फ उचित जलवायु, पर्याप्त मात्रा में जल और सूर्य प्रकाश यही वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, उसके लिए उपजाऊ मृदा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूमि में बीज डालने पर फसल उगती है, ये मनुष्य के ध्यान में आने पर उसने मृदा का उपयोग करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि नदी तट की मृदा उपजाऊ होती है, वहाँ फसलें अच्छी होती हैं। अतः मानव वहीं पर समूह में रहने लगा। फलतः प्राचीन संस्कृतियों का उदय हुआ, जैसे सिंधु हड़प्पा संस्कृति। बड़ी जनसंख्या के लिए मानव कृषि द्वारा अनाज प्राप्त करने लगा। कृषि तथा उसमें फसलों का उत्पादन ये प्रमुख रूप से जल की उपलब्धता एवं प्रदेश की मृदा पर आधारित होता है। यानी जो फसल की पैदावार होती है वो मुख्य रूप से जल की उपलब्धता यानी जल की प्राप्ति और उस प्रदेश की मृदा जो है, मिट्टी है, वो कितनी उपजाऊ है, इस पर ही आश्रित है, आधारित है, निर्भर है। ये बात मानव की समझ में आई, जिसके कारण उपजाऊ मृदा की खोज और वहाँ स्थायी होने के लिए मानव समूहों में स्पर्धा होती थी। यानी एक होड़ जैसी उनमें होती गई। उसके पश्चात भरपूर फसलों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानव मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध प्रयास करने लगा। इसके लिए वो विविध प्रकार की खादों का उपयोग करने लगा। परिणामतः कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यानी जब मानव की समझ में आ गया कि ये हम जो इसके द्वारा जो है अधिक पैदावार उपज ले सकते हैं, तो उसने खादों का उपयोग शुरू किया। मृदा के प्रकारों के अनुसार अनाज, फल, फूल आदि उपज ली जाती है। महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर रेगुर मृदा में क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है, जबकि कोंकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की मृदा में चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मृदा में आलू की फसल का उत्पादन होता है। स्थानीय उत्पादन के अनुसार वहाँ के लोगों का आहार निश्चित होता है। यानी जहाँ जो फसल अधिक मात्रा में जिसका उत्पादन होता है, लोगों के भोजन जो है, जिसको आप आहार कहें या भोजन कहें, भोजन में उस मात्रा जो है अधिक होती है और उसी के अनुसार उनका आहार जो है निश्चित होता है। जिस प्रदेश में कृषि योग्य मृदा नहीं है, उन प्रदेशों में पड़ोसी देशों से अनाज आयात कर वहाँ की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे सऊदी अरब, कतार, ओमान आदि देश अपनी आवश्यकताएं चीन, भारत, अमेरिका जैसे देशों से माल का आयात करके पूर्ण करते हैं। जिन प्रदेशों में उपजाऊ मृदा होती है उन प्रदेशों में अनाज की स्वयं निर्भरता दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप ऐसे प्रदेशों में लोगों की बस्तियाँ केंद्रित पाई जाती हैं। जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र में चीनी कारखाने, फल उत्पादन क्षेत्र में फल प्रक्रिया उद्योग आदि। भविष्य में इन प्रदेशों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। यानी जहाँ जिस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि पाई जाती है, उस क्षेत्र में वहाँ पर उस फसल की पैदावार अधिक होती है, और भविष्य में ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि उन प्रदेशों का विकास अधिक मात्रा में सही रूप में होता है या सही रूप में होगा। अब इसके बाद भौगोलिक स्पष्टीकरण यहाँ पे देखें, पेज नंबर 42 पे। तुमने महाराष्ट्र की मृदा के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया है। मृदा का रंग, श्रेणी, निर्माण की प्रक्रिया, परत की मोटाई आदि के आधार पर राज्य के मृदा के प्रमुख 5 प्रकार किए जा सकते हैं। मोटी खुरदरी मृदा, कम वर्षा और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये मृदा निर्मित होती है। पठार के पश्चिमी भाग में पर्वतीय समतल क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, जैसे अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियाँ। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा
नगण्य होती है। नगण्य यानी बिल्कुल ना के बराबर होती है। काली मृदा, रेगुर अथवा कपास की काली मृदा इस मृदा नाम से यह मृदा प्रसिद्ध है। मध्यम वर्षा के प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। नदियों की घाटी में काप की मृदा के मैदानों और घाटी भागों में ये मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार के पश्चिमी भागों में अत्यधिक काली मृदा, तो पूर्व भाग में विदर्भ में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा, सह्याद्री के पश्चिम में कोकण तटवर्ती क्षेत्र तथा पूर्व विदर्भ में ये मृदा पाई जाती है। अति वर्षा के प्रदेश में चट्टानों का होने वाला अपरदन बड़े पैमाने पर बह जाता है, जिससे मूल चट्टान अनावृत हो जाती है। चट्टानों में स्थित लौह का होता है और रासायनिक क्रिया घटित होती है। इसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है। तटवर्ती कांप की मृदा, कोंकण की अधिकांश नदियां लंबाई में कम परंतु वेगवान होती हैं। परिणामतः नदियों द्वारा लाई गई कांप की मिट्टी नदी के मुहाने पर जमा हो जाती है और पश्चिम तटवर्ती भागों में नदियों के मुहाने पर इस मृदा का निर्माण होता है, जैसे धर्मतर, पनवेल आदि क्षेत्र। पीली सी कत्थई मृदा, पीली मृदा, अतिरिक्त वर्षा के प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा अधिकांशतः उपजाऊ नहीं होती, अतः कृषि के लिए इस मृदा का उपयोग कम होता है। चंद्रपुर, भंडारा के पूर्व भाग तथा सह्याद्री के पर्वतीय भागों में यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे का अपन अगले उसमें देखेंगे। चलो।